गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिन्हा, अतिथि प्राध्यापक इतिहास, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडी लोहारा, जिला बालोद से। आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका का विभाजन। एमए द्वितीय सेमेस्टर आधुनिक इंग्लैंड के 4th इकाई के द्वितीय प्रश्न अफ्रीका का विभाजन। तो आज हम देखेंगे अफ्रीका का विभाजन में इंग्लैंड की क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, प्रस्तावना। अफ्रीका एक अत्यंत विशाल महाद्वीप है जो यूरोप के आकार का 3 गुना है। किसका आकार का? यूरोप, पूरे संपूर्ण यूरोप के आकार का 3 गुना बड़ा है। 19वीं शताब्दी के पूर्व अफ्रीका के विषय में यूरोप के लोगों को कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी, मतलब उनको पता ही नहीं था कि अफ्रीका जैसे कोई महाद्वीप है। तो इसी कारण अफ्रीका को लोगों ने अंध महाद्वीप का जो है नाम से जानते हैं। यूरोपीय देश ने तब तक केवल अफ्रीका के तटीय प्रदेशों पर अधिकार किया था। अफ्रीका में विशेष रुचि न लेने के प्रमुख कारणों में से जो अत्यंत खराब जलवायु का होना, रेगिस्तान का होना और खराब समुद्र तटों का होना, इसके कारण भी यूरोप के लोग जो है वो अफ्रीका की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं नंबर दूसरा, अफ्रीका की खोज किस प्रकार जो है वो किया गया। तो अफ्रीका जब तक एक अंध महाद्वीप बना रहा किसी ने उसमें विशेष रुचि नहीं ली, किंतु धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन होने लगा व लोग अफ्रीका की ओर आकर्षित होने लगे। 1843 ईस्वी तक अफ्रीका के मात्र 10% भाग को यूरोपीय देशों ने अधिकार किया था, मतलब सिर्फ 100% में से 10% भाग पर ही सिर्फ यूरोपियों ने अधिकार किया था। वहाँ पे अपना व्यापार जो है वो या अपना उपनिवेश जो है वो स्थापित जो है वो किया था। लेकिन अफ्रीका को जो ढूंढने में उनकी खोज यूरोपियों के खोजकर्ताओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इसके साथ ही साथ संपूर्ण अफ्रीका की यात्रा की व नए नए प्रदेशों का जो है पता लगाया। और इसके संबंध में अफ्रीका में विभिन्न क्षेत्रों की खोज करने में मिशनरियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वहाँ के यूरोप के जो लोग जो थे जो धर्म से संबंधित थे, उन्होंने भी अफ्रीका की यात्रा किए व अफ्रीका में जाके अपने धर्म का जो है वो धीरे धीरे प्रसार करना चालू किया। तो इस प्रकार अफ्रीका का जो है वो खोज जो है वो निरंतरता और तेज गति से जो है वो चलते गया। फिर उसके पश्चात नंबर तीसरा, अफ्रीका का विभाजन। तो हाँ, अफ्रीका के जब विभाजन, तो यूरोप का प्रत्येक देश अफ्रीका के क्षेत्र पर अधिकार करने का उत्सुक था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि यूरोपीय जो महाद्वीप है वहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आया और इसी औद्योगिक क्रांति को देखते हुए वहाँ के जो देश है वो उन्होंने अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने के लिए नए नए जगहों का खोज और पता लगाना जो है चालू किया, ताकि उनके द्वारा बनाए गए जो सामान है वो आसानी से वहाँ पे बेच सके और वहाँ के कच्चे मालों को आसानी से यहाँ जो है अपने देश जो है वो ला सके। तो इसके लिए अफ्रीका को अधिकार करने के जो है यूरोपीय प्रदेशों में होड़ मच गया। और इस दिशा में सर्वप्रथम बेल्जियम के जो शासक जो था लियोपोल्ड ने प्रयास किया और उसने 1876 ईस्वी में अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में अफ्रीका के विषय में विचार विमर्श करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया, जिसमें अफ्रीका के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी उन्होंने निर्माण किया। और इस प्रकार उन्होंने अपने देश के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अफ्रीका में हस्तक्षेप जो है करना जो है वो चालू कर दिया। और इस समय बेल्जियम के शासन जो लियोपोल्ड ने स्टेनली की सहायता से कांगो के विशाल राज्य की स्थापना भी उन्होंने कर दिया। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं नंबर 4, बर्लिन सम्मेलन। तो बर्लिन जो सम्मेलन जो था वो बर्लिन सम्मेलन की
जो अधिनियम जो थी वो निम्न प्रकार की थी। निम्न जो बातें जो है वहाँ पे जो है वो तय किया गया। जैसे नंबर फर्स्ट, कांगो की घाटी में सभी देशों को व्यापार की सुविधा प्रदान की गई। नंबर फर्स्ट था कांगो की घाटी। कांगो की घाटी में सभी देशों को क्या मिल गया? व्यापार की सुविधा, मतलब सभी जो देश के जो लोग थे वो वहाँ पे जाके आसानी से अपने व्यापार को कर सकते थे और व्यापार करके अपने देश जो है वापस जो है वो लौट सकते थे। तो उनको सभी दृष्टियों से उनको जो है वो छूट जो है वो या सुविधा जो है वो दिया गया। नंबर दूसरा, कांगो घाटी में व्यापार पर नियंत्रण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना किया गया। जैसे हमको पता है कि जिस प्रकार सुविधा भी दिया जाता है तो उस सुविधा को उसका दुरुपयोग न हो, इसीलिए वहाँ पे व्यापार को नियंत्रण करने के लिए एक लोगों ने सोचा कि एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसा संस्था बना दिया जाए ताकि व्यापार पर भी जो एक प्रकार से नियंत्रण जो है वो स्थापित हो सके, ताकि लोग जो है अपने मनमानी ढंग से व्यापार में जो है वो गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए उन्होंने एक संस्था का जो है निर्माण किया। फिर उसके पास नंबर तीसरा, कांगो स्वतंत्र राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का आधिपत्य भी स्वीकार किया गया। नंबर चौथा, नाइजर नदी के ऊपरी भाग पर इंग्लैंड व निचले भाग पर फ्रांस के प्रभाव को भी स्वीकार जो है वो किया गया। तो ये इस प्रकार बर्लिन जो सम्मेलन जो था उसके अधिनियम में इस प्रकार की बातों को जो है वो तय किया गया। फिर अब उसके पश्चात हम आते हैं कि इंग्लैंड की मतलब अफ्रीका के विभाजन में इंग्लैंड की भूमिका क्या थी और किस प्रकार इंग्लैंड ने अपनी जो है वहाँ पे अपनी भूमिका जो है निभाया ताकि अधिक से अधिक उनको जो है लाभ जो है वो मिल सके। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, उपनिवेशवाद। जैसे हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज जो है उपनिवेशवाद में सबसे अग्रणी देश जो है वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोपीय देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आया, जिसके कारण वहाँ पे लोगों ने सोचा कि अपने द्वारा जो बनाए गए जो मशीनों से बनाए गए जो सामान थे उसको आसानी से हम बेच सके और कच्चे मालों को आसानी से ला सके। ऐसे दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज जो है वो अधिक से अधिक उपनिवेश जो है स्थापित करना चाहता था। तो इसी दृष्टि से अफ्रीका के विभाजन में भी सर्वाधिक उपनिवेश इंग्लैंड ने ही स्थापित किए और किए। काहिरा से लेकर अंतरिक्ष तक के संपूर्ण भूभाग पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया, जिसके अंतर्गत गुड होप, नेटल, ट्रांसवाल, रोडेशिया, सोमालीलैंड, नाइजीरिया, कोल्ड कोस्ट, कीनिया इत्यादि जो है वो देशों पर उन्होंने अपना उपनिवेश जो है वो स्थापित किया। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं मिस्र पर प्रभाव। तो मिस्र का ब्रिटिश दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व था। मिस्र की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और इसी दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर सुएज नहर के कुछ शेयर जो है वो इंग्लैंड को बेच दिया। किसके द्वारा बेच दिया गया? कमाल पाशा के द्वारा सुएज नहर के कुछ हिस्से को अंग्रेजों के पास जो है वो बेच दिया गया और 1876 ईस्वी में एक संस्था बनाई गई जिसमें मिस्र के खर्च पर इंग्लैंड व फ्रांस का प्रभाव जो है वो हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिस्र की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर जो है अंग्रेजों ने मिस्र पर भी अपना जो है उपनिवेश जो है स्थापित करने में सफलता जो है प्राप्त जो है वो कर लिया। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं दुर्बल उत्तराधिकारी। नंबर तीसरा जो है वो दुर्बल उत्तराधिकारी। तो मिस्र के पश्चात जैसे उन्होंने मिस्र पर अधिकार किया, उसके पश्चात अंग्रेजों ने सूडान पर भी अधिकार करना चाहा, किंतु वहाँ के जो शासक जो था मेहदी वो अत्यंत योग्य व साहसी व्यक्ति था। तो मेहदी के रहते हुए उन्होंने कभी भी सूडान पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोच सका। लेकिन जैसे ही मेहदी की मृत्यु हुई
उसके पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी थे वे दुर्बल और योग्य नहीं थे, जिसके कारण सूडान में अवस्था फैल गई और इसी का लाभ उठाते हुए अंग्रेज़ों ने 1898 ईस्वी में सूडान पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार मिस्र पर अधिकार बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों के लिए सूडान पर अत्यधिक महत्व था। अतः सूडान पर अधिकार करना इंग्लैंड की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है जो चौथा था दक्षिणी अफ्रीका। तो इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका में भी एक विशाल भूभाग पर अधिकार किया। केप कॉलोनी में रहने वाले बोआर कहलाते थे। केप कॉलोनी में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भी बसना प्रारंभ किया और इस प्रकार 1833 ईस्वी में बोआर केप कॉलोनी के स्थान पर नेटल में भी जाके बस गए। तो धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने ट्रांसवाल को स्वतंत्र तो मान लिया, किंतु ट्रांसवाल की वैदेशिक जो नीति जो थी अंग्रेज़ों की ही द्वारा निर्धारित होती थी। मतलब उनकी गृह नीति को छोड़ दिया जाए तो उसकी बाकी जो विदेश नीति थी वे सब के सब अंग्रेज़ों के द्वारा ही निर्धारित जो है वो होती थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं बुआर युद्ध। तो पांचवा बुआर युद्ध। तो 1899 ईस्वी में बुआर व अंग्रेज़ों के मध्य पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे बुआर युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 3 वर्ष तक चलता रहा। अंततः बुआर पराजित हो गए व 1920 ईस्वी में उन्होंने बोरीनिन्निंग की संधि कर ली और इस प्रकार ट्रांसवाल व ऑरेंज फ्री स्टेट पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो है वो हो गया। फिर अंग्रेज़ों का जो है वो आधिपत्य जो है वो हो गया। अब उसके बाद हम निष्कर्ष, जैसे हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका के विभाजन का यूरोप की राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके कारण फ्रांस, इंग्लैंड, इटली व जर्मनी में परस्पर प्रतिद्वंद्विता हुई, जिसका यूरोप की राजनीति पर भी असर पड़ा। ट्यूनिस में फ्रांस व इटली, मोरक्को के कारण फ्रांस व जर्मनी तथा ट्रांसवाल के कारण इंग्लैंड व जर्मनी के संबंध जो है वो क्या हुए वे खराब हुए। और अफ्रीका के विभाजन का इस कारण भी ज़्यादा महत्व है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जो हो रहा था वो किसको हो रहा था, वो था इंग्लैंड को। क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण अपने सामान को उनको बेचना था और अधिक से अधिक अफ्रीका में अपना उपनिवेश जो है वो उनको स्थापित करना था। तो इस कारण भी इंग्लैंड को क्या हुआ, इंग्लैंड को इसका जो है फ़ायदा जो है वो पहुंचा। फिर उसके बाद यूरोप द्वारा अफ्रीका को बांट दिए जाने से अफ्रीका परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गया। दुर्भाग्य से अभी तक अफ्रीका के अनेक राष्ट्र परतंत्र ही है, किंतु इसका पहलू यह भी है कि यूरोपी द्वारा अफ्रीका पर अधिकार कर लिए जाने के कारण अफ्रीका के निवासियों को कुछ लाभ भी पहुंचा। वहाँ के जैसे बोल सकते हैं कि वहाँ के जो अमानवीय जो मान्यताएं थी या जो परंपरा था वो परंपरा को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया तथा आवागमन के साधन एवं शिक्षा का भी प्रसार जो है वो किया गया, जिससे आवागमन के साधन के द्वारा उनको आसानी से सामान ले जाया जा सकता था। शिक्षा के विकास के कारण उनका जो शिक्षा का जो प्रसार है वो दिनों दिन कैसे करते गए वो बढ़ते गए, जिससे वहाँ के जो मान्यताएं या जो परंपराएं, रूढ़िवादी जो परंपराएं थी वो जो है वो पूर्णतः जो है वो समाप्त हो गई। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ पे एक प्रकार से इंग्लैंड को जो अफ्रीका के विभाजन से जो फ़ायदा पहुंचना था वो सबसे ज़्यादा उन्हीं को फ़ायदा पहुंचा। तो इस प्रकार यह टॉपिक हमारा समाप्त।